हेरोडोटस को इतिहास में कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। और हम लोगों के देश में जो इतिहास है और जो दूसरे देशों में इतिहास है उसमें कुछ बेसिक फर्क होता है। क्योंकि इतिहास का बातचीत ज़्यादा तब शुरू हुआ जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब भी कोई आदमी कहीं जाता है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करता है कि हम जहाँ शासन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो विशेषकर जब अंग्रेजों ने 1764 बक्सर का युद्ध जीत लिया और 1765 में जब उनको दीवानी मिल गई तो टेरिटरी भी मिला, रेवेन्यू भी मिला। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूल करने का अधिकार। और उसी के क्रम में बंगाल में 1765 से 1772 जो है वह डुअल सिस्टम गवर्नमेंट कहलाता है, दोहरा शासन। गवर्नेंस कहलाता है। फिर कुछ हंगामा हुआ जिसको मॉडर्न में हम लोग पढ़े। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में इंग्लैंड की सरकार का सब नहीं था, ये कंपनी काम कर रही थी। तो जिस तरह से हम लोग के देश में अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, उसी तरह से हालांकि उससे दूसरे तरह की कंपनी थी फिर भी कंपनी थी। तो कुछ इस तरह से बातें हुई कि इनको रेगुलेट करना पड़ा पार्लियामेंट को। इसका मतलब है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। फिर जब शासन करने का हो गया तो धीरे धीरे इनको भारत के बारे में जानने की जरूरत हुई। और अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के बारे में मान लीजिए सिराजुद्दौला था उसको हराया, या फिर मीर जाफर थे, तो इनके खानदान को लोगों ने देखना शुरू किया तो पीछे तक गए लोग और वहां से महमूद गजनबी तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया तो कोई खास अंदाजा इनको नहीं लगा। फिर बंगाल के पढ़े लिखे लोगों से भी बातचीत किया तो लोग भी ट्रेडिशनल सतयुग द्वापर त्रेता करने लगे, लाखों साल इतिहास की बात करने लगे। तो प्राचीन भारत के बारे में ऑथेंटिक हिस्ट्री का अभाव हुआ। तब उसी में से बाद में लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स, विल्किंस और उसके पीछे वारेन हेस्टिंग्स भी थे और इन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। तो प्रारंभिक जो भी अंग्रेज है उन लोगों ने संस्कृत सीखा और तब भारत की किताबों को पढ़ के उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और फिर उसको बाहर भी देखा गया। इसमें विलियम जोन्स का बड़ा योगदान है। हालांकि संस्कृत सीखकर किताब लिखने वाला पहला आदमी तो विल्किंस है, लेकिन विलियम जोन्स का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा योगदान रहा जब उसने कॉमन लैंग्वेज थ्योरी दिया और कॉमन लैंग्वेज थ्योरी से ही कॉमन रेस थ्योरी आया। इन दोनों खोज ने भारत के इतिहास को तब भी प्रभावित किया, आज भी प्रभावित करता है जो लोग उस स्कूल ऑफ हिस्ट्री से हैं। तो उसको हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत के जो लोग कहलाए हैं, जो ट्रांसलेटर्स हैं, वो बेसिकली हिस्ट्री राइटर्स नहीं हैं, तो वो ओरिएंटलिस्ट कहलाए हैं। तो फर्स्ट दौर में जिन लोगों ने इतिहास लिखा, मतलब इतिहास नहीं लिखा, इन लोगों ने ट्रांसलेट किया, तो वो ओरिएंटलिस्ट है। इनको प्राच्यविद कहा गया। ये लोग बेसिकली they were the translators who learned Sanskrit and translated Sanskrit books into English। और संस्कृत को इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्टैब्लिश किया और कहा कि संस्कृत बोलने वाले लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, हिब्रू बोलने वाले लोग, ओल्ड पर्शियन, जर्मन,
Latin, they originated from the same place, common place. तो लेकिन इन लोगों का संस्कृत के प्रति सिंपैथी था। अंग्रेजों ने 1805 के आसपास मराठों को फिनिश कर दिया। इससे पहले मैसूर को फिनिश किया, सब्सिडरी अलायंस लागू किया, तो भारत पर शासन इनका स्टेब्लिश हुआ। तो अब जो किसी हो रही थी वो रूलर और रूल्ड की थी। अब यहाँ अप्रोच बदल गया। जब हम शासक हैं और किसी पर शासन कर रहे हैं, तो जिस पर हम शासन कर रहे हैं उसकी तो हम प्रशंसा नहीं कर सकते और उनका आर्थिक शोषण भी करना था। तो यहाँ पर इतिहासकारों का एक नया वर्ग आया जो जेम्स मिल के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तो जेम्स मिल जो है, जेम्स स्टुअर्ट मिल जो है, इसने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 भागों में लिखा हुआ किताब था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये किताब भारत के इतिहास पर लिखा गया इतिहास का एक पहला किताब कहलाता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जेम्स मिल ने किताब लिखा। तो भारत के इतिहास पर लिखी गई पहली एक इतिहास की किताब मानी जाती है। इसमें जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। इसी ने हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। तो इतिहास में सांप्रदायिकता का प्रवेश यहीं से माना जाता है। आज भी इतिहास लेखन या पढ़ने वाले बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं और इसी आधार पर लोग इतिहास का विभाजन कर देते हैं। तो इसके बाद आगे भी चलकर लोगों ने, तो अंग्रेजों ने जिस हिसाब से इतिहास को लिखा, उस इतिहास लेखन में रूलर और रूल्ड की मेंटेलिटी रही, जिसमें भारत के लोगों को नीचा दिखाना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाना प्राइमरी उद्देश्य था। उनको यह सिद्ध करना था कि भारत में शासन करके वो भारत के लोगों की भलाई कर रहे हैं, भारत के लोगों का उपकार कर रहे हैं, या भारत के लोगों को ऑब्लाइज्ड होना चाहिए कि अंग्रेज इतने दूर से आकर उन पर शासन कर रहे हैं। भारत के लोगों को उन्होंने तरह तरह से कन्विंस किया और इस बात का एहसास दिलवाने का प्रयास किया कि उनका भाग्य है कि अंग्रेज यहाँ पर आ गए। उसी में व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी दिया, बीटर पिल्स थ्योरी दिया और बहुत सारा रेशियल सुपरिटी का सिद्धांत देकर भारत के लोगों को सबसे इंफीरियर टाइप का आदमी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म को सड़ा गला हुआ धर्म समाज बताया। और अंग्रेज प्रशासकों ने कहा कि भारत का भलाई इसी में है कि वो अंग्रेजों का शासन स्वीकार करे, अंग्रेजी शिक्षा स्वीकार करे और अंग्रेजी कानूनों का पालन करे। 1813 के बाद ही भारत में ईसाई मिशनरियों को आने का अनुमति दिया गया लीगली। तो ईसाई मिशनरियों का कहना था इसके अलावे कि अगर जब तक भारत के लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे, ईसा की शरण में नहीं आएंगे, इनका कल्याण नहीं होगा, है ना। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया। तो सभी का उद्देश्य था कि भारत के लोगों को यह एहसास करवाएं कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए भाग्यशाली बात है। और लोग भी भारत के इतने कन्विंस्ड हुए कि इसी में ब्रिटिश रूल इज बून फॉर इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने भी बहुत बाद तक में कहा। तो जब उतने बड़े विद्वान कह सकते हैं तो आम आदमी की तो बात ही अलग है ना। तो उसी समय यह देखा गया। अब अंग्रेजों ने जो इतिहास का विभाजन किया तो उनका मूल उद्देश्य था कि भारत के लोगों को डिवाइड करना है और रूल करना है। इसीलिए जो हिंदू मुस्लिम इंडिया किया, ब्रिटिश इंडिया तो अपने लिए किया, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक वेज क्रिएट किया, एक खाई क्रिएट किया। और उन लोगों का कहना था कि हालांकि भारत में अंग्रेज जो थे वो 1857 तक प्रो मुसलमान थे, सॉरी एंटी मुसलमान थे और प्रो हिंदू थे।
क्योंकि भारत की सत्ता उन्होंने अधिकतर जगह मुसलमानों से ही छीना था, सिवाय महाराष्ट्र और पंजाब। हर जगह मुस्लिम शासकों से ही शासन छीना गया था लगभग। तो स्वाभाविक है कि जिससे शासन छीना जाएगा वो आपके खिलाफ रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं का साथ लिया और हिंदुओं को कन्विंस किया कि मुसलमानों ने आपका शासन छीना था, हमने उनसे आपका बदला ले लिया। तो ऐसा होता ही है कि अगर आपको कोई पीट दिया और आप उसको नहीं पीट पा रहे हैं और तीसरा पीटा तो आप भी खुश हो जाते हैं कि चलिए हमने कम से कम वो तो पीट दिया उनको। और सेक्शनल भी किया, राजपूतों को भी कन्विंस किया कि आप लोगों को अंग्रेजों मुगलों ने या मुसलमानों ने सत्ता से बाहर किया, हम लोगों ने उनको बाहर कर दिया, इसलिए आप लोग हमारे साथ आइए। तो इस तरह के बहुत सारे डिवीजन उन्होंने क्रिएट किया और भारत के अंदर ही अपने समर्थक वर्ग को खोज लिया और आर्यन सिद्धांत देकर भारत के अपर कास्ट को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया कि जो भारत का अपर कास्ट है वो आर्य है, हम लोग भी आर्य हैं, हम लोग बिछड़े हुए भाई हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे उन लोगों ने दिमागी गेम खेला जिससे भारत के समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। 1857 तक भारत का हिंदू जो वर्ग है वो थोड़ा डेवलप कर गया, क्योंकि जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा मैकाले के बाद जो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट लड़ाई चल रहा था कि संस्कृत को प्रमोट किया जाए कि अंग्रेजी को, तो मैकाले मैंडेट के बाद उसको अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दिया गया और अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक बिचौलिया वर्ग चाहिए था जो अंग्रेजों की बातों को आम जनता को बताए और आम जनता की बात को अंग्रेजों को बताए। तो उन लोगों ने प्रयास किया कि क्लर्क के वर्ग तक का एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा बड़ा बाबू टाइप का आदमी हमको चाहिए। तो स्वाभाविक है कि अब जो मिडिल क्लास का अवधारणा है वो बदल रहा था, भारत में कंसेप्ट बदल रहा था। अब नौकरी करने वाला एक नया वर्ग डेवलप हुआ, जो सरकारी नौकरी करे उसको वेतन मिला। तो मुगलों के ज़माने में या मुस्लिम पीरियड में जो नौकरी करने वाले लोग थे उनको इकता छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा मिलता था जिसका रेवेन्यू वो लोग लेते थे, वो लोग जमीन के मालिक नहीं होते थे इकतदारी में। तो उस तरह के वर्ग था जो सिपाही से लेके मुस्लिम पीरियड में जो उर्दू पढ़ा ये सब पढ़ा उधर नौकरी में चला गया। लेकिन अब जो नया वर्ग आया वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था जो अंग्रेजों के अधीन नौकरी कर रहा था और नगद वेतन पा रहा था, है ना। और अंग्रेजों के साथ रहने के कारण समाज पर उसका प्रभुत्व था। ऐसे आज अगर आप किसी ऑफिसर के साथ नजदीक हो गए तो गांव वालों पर प्रभाव जमाए रहते हैं, कुछ करोगे तो फंसवा देंगे। तो इस तरह का मेंटेलिटी अंग्रेजों के जमाने से ही या समाज में रहा है हमेशा। तो हिंदुओं में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ा और बंगाल में जो बंगाली रेनेसा बोलते हैं, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं, तो अंग्रेजी जब भाषा पढ़ी जाती है तो हर आदमी को नौकरी का आवश्यकता नहीं है, वो और भी पढ़ेगा। तो वैसे में राजा राम मोहन राय जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे समाज में डेवलप हुए। तो उन लोगों को अच्छा और गलत से फर्क समझ में आया, देश में क्या है बाहर क्या है इसका आइडिया होने लगा। तो उन्होंने गलत चीज़ों का विरोध करने का प्रयास किया, अच्छे बातों को कहने का साहस आया धीरे धीरे। ज्ञान जब आता है तो आपके अंदर हिम्मत भी आती है। तो वैसा एक वर्ग डेवलप हुआ और धीरे धीरे उसका अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हुई। तो वैसे लोगों ने धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध किया। तो 1857 में जो बंगाल आर्मी, उस जमाने में 3 आर्मी हुआ करती थी, बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी। तो मद्रास और बॉम्बे आर्मी कास्ट न्यूट्रल आर्मी होती थी, लेकिन बंगाल आर्मी कास्ट रिडन आर्मी थी। यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों में भी जो अपर कास्ट थे वो बड़ी संख्या में थे और उसमें भी यूपी के लोग सबसे ज़्यादा बंगाल आर्मी में थे। इसलिए जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हिंदुओं ने भी अंग्रेजों का उतना ही जोर शोर से इस एरिया में विद्रोह किया, क्योंकि विद्रोही सेना मैक्सिमम यूपी की थी, है ना। हालांकि 1857 में सबसे ज़्यादा विद्रोह में मुसलमान शामिल हुए और कहा जाता है कि उनकी मौत भी सबसे ज़्यादा हुई, लड़े भी हो ज़्यादा।
लेकिन अंग्रेजों को लगा कि जिन लोगों को हमने आगे किया था वही हमारे खिलाफ हो गए। यहाँ से अंग्रेजों की नीति बदल जाएगी और वो एंटी हिंदू और प्रो मुसलमान हो जाएंगे। फिर ऐतिहासिक तौर पर मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ चुके थे। अंग्रेजी शिक्षा से वो दूर रहे क्योंकि उनको लगा कि काफिरों की भाषा अंग्रेजों की भाषा है, जिन लोगों ने इनसे सत्ता छीनी थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाने का क्या खामियाजाना भुगतना पड़ता है, वो भारत में मुसलमान लोग या जो लोग भी अंग्रेजी शिक्षा से पीछे हुआ, आज भी भारत के समाज में सबसे पीछे वही है। इसीलिए शिक्षा का वैल्यू क्या है इससे भी आपको समझ में आ सकता है। और उसके बाद वो अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें अपने ग्रिप में ले लिया, कहा कि ठीक है नौकरी नहीं है तो हम तुमको देंगे, और हिंदुओं के खिलाफ धीरे धीरे इनको करने लगे। इसी समय हंटर का किताब आया इंडियन मुसलमान्स, उसने भी मुसलमानों के अंतःकरण में झांकने का प्रयास किया और मुसलमानों के पिछड़ेपन का, उनके मुश्किलों का कहा, क्योंकि भारत में मुसलमान लैंडेड जेंट्री नहीं थे। उन लोगों में जो बड़े लोग थे, नवाब थे या जो अपर कास्ट, उसमें भी मुसलमान कहलाते, उनके पास जमीन थी। अदरवाइज सब आदमी मुस्लिम पीरियड में कहीं ना कहीं नौकरी में थे, जमीन उनके पास थी नहीं। इसलिए आज भी देखिएगा कि भारत में जमीन के ओनरशिप में मुसलमान सबसे कम, क्योंकि हिंदुओं से भी जो मुसलमान बने थे वो सब गरीब लोग ज्यादा बने थे, और जो आज भी पसमानदा मुसलमान या बैकवर्ड मुसलमान कहलाते। तो यहां से हिंदू मुसलमान का गैप ज्यादा क्रिएट किया गया। और एंशियंट पीरियड जो हम लोग आज कहते हैं उसको हिंदुओं का इतिहास का और मुसलमानों का उधर का, एक वर्ग में यह लड़ाई करवाया कि हिंदुओं को हटाकर, मारकर, लूटकर अंग्रेज मुसलमान आए, तो मुसलमानों और हिंदुओं में दुश्मनी करवाया, और मुसलमानों के द्वारा जितने भी आक्रमण हुए, युद्ध हुए, उसको अंग्रेजों ने ही बहुत इन्फ्लेट करके लिखा। वास्तविकता भी होगी, लेकिन स्वाभाविक है कि जब आप कुछ काम करते हैं और किसी का ज्यादा प्रशंसा आज भी करना होता है, तो 10 आदमी आप बोलेंगे, सैकड़ों आदमी के साथ हम नेता का स्वागत किए, और आपके पास 10-20 आदमी होता है। इसी तरह से युद्ध जब हुआ तो बोला कि यहाँ सैकड़ों आदमी का मारकर, गाजर मूली की तरह मारकर शहर को वीरान कर दिया। तो हर चीज को इन्फ्लेट करके दिखाते हैं। जब दरबारी इतिहासकार लिखेगा तो और इन्फ्लेट करेगा, और झूठ घटनाओं को भी जब आकर किसी को सुनाइएगा कि देखिए हिंदुओं के मंदिरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मूर्ति को ऐसे किया, वैसे किया, तो नमक मिर्च जो लगाने का टेंडेंसी है वो इतिहास या किताबों में बहुत ज्यादा रहा है। जिस तरह से चमचागिरी होता है उसी तरह से इतिहास में भी फ्लैटरी राइटिंग होता है, या जिसको दरबारी राइटिंग बोलते हैं। तो उस तरह के इतिहास लेखन को जब आज अगर हम देखेंगे और सीधे के सीधे अगर हम प्रस्तुत कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि जो सुनेगा कि मेरे साथ अत्याचार है, उसको थोड़ा लगेगा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ। तो उन चीजों को अंग्रेजों ने बहुत ही तरीके से इस्तेमाल किया, और इसीलिए इतिहास का जो इस तरह का विभाजन हुआ, उस विभाजन ने लोगों को बांट दिया। आज भी लगभग हमारे देश में लोकतंत्र है तो लगभग वैसा ही काम किया जा रहा है जो अंग्रेजी बुद्धि कहलाता है, कि जितना लोगों को बांटेंगे, जिसके प्रभाव में आप, जिनको अपने प्रभाव में लाएंगे वो वोट देगा आपको। तो लगभग इतिहास में यही बात हुई। इसीलिए जो हिंदू इंडिया हुआ, तो उस समय अंग्रेजों के जो प्राइमरी जो काम किया है लोगों ने, उस समय तक सिंधु घाटी का अता पता नहीं था। तो इसलिए वैदिक पीरियड से ही उन लोगों ने इतिहास का लेखन शुरू किया, है ना। तो वैदिक पीरियड ही आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता कहलाई, और इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि इस देश में this country is habituated of being ruled by the foreigners. If the ancient history is there,
It began with the Aryans, who were the invaders, who invaded India. Then the Muslim invaded and captured India. Then we invaded and captured India. तो भारत पर हमेशा विदेशियों ने ही शासन किया, है ना। तो उन्होंने ये भी एक डिक्टम चलाया इतिहास में कि इंडिया हैज नेवर बीन इंडिपेंडेंट, इसका अपना कुछ भी नहीं है, और भारत में व्हाटएवर इज गुड इट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। और प्राचीन काल के जो कुछ भी मिलता था वो सीधे रोम की सभ्यता से जोड़ देते थे। तो शुरुआत में यहाँ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, और हिंदुओं में इसी पीरियड में ब्राह्मणों को उन्होंने विलेन बनाने का प्रयास किया। देखिए ये भी बात सही है कि जब हिंदू समाज आज जैसे जिस तरह से समाज डिवाइडेड है, आज जिस तरह से फेसबुक पर आप देखते हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एंटी ब्राह्मण प्रचार चला ताकि हिंदू और मुसलमान एक तरफ बटे तो दूसरी तरफ हिंदुओं में बंटवारा। अब ब्राह्मण जो है या मनुस्मृति किताब है, तो सुंग पीरियड में लिखा गया, और उस समय कोई प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं कि लाखों प्रतियां छपी और मनुस्मृति पूरे देश में बांट दी गई और सारे लोग मनुस्मृति के अनुसार काम करने लगे। यहाँ एक नियम, जब आज के आधुनिक जमाना है, नया सीआरपीसी आईपीसी बना है, तो कई आदमी को पता है, ये भी देखने की बात है। यहाँ 1950 से हमारा पूरा संविधान लागू है और कई आदमी को प्रियम्बुल याद है, ये आप लोग देख लीजिए, है ना। संविधान तो छोड़ दीजिए, और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो हर नागरिक को दिया गया है वो कितने लोगों को पता है। तो मनुस्मृति चमत्कार हुआ होगा और हर आदमी जानने लगा, हर आदमी। तो ये हजारों साल जो कहा जाता है उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। मंदिरों में प्रवेश की बात है, तो मंदिर तो गुप्त काल में बना, शुरुआत हुआ एक रूम से, बड़े मंदिर दक्षिण में बने, वो चोला पीरियड से ज़्यादा डोमिनेंट हुए, पल्लव चोलिस के जमाने में। तो आखिर हजारों साल से उसमें जब मंदिर ही नहीं था तो हजार साल कैसे हुआ कि उसमें प्रवेश ही नहीं दिया गया। और कोई भी जब समाज होता है, वो जो रूलर होता है, जैसे हम लोग बोलते थे रूलर एंड द रूल्ड, वो हर समाज में इस तरह की प्रवृत्ति होती है। अभी हम लोगों ने फ्रांस का इतिहास पढ़ा था, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, तो थर्ड स्टेट का क्या हालत किए हुए था, है ना। तो एक उस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, जैसे कोई घटना है वो लाखों साल से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है, जब हजारों साल पहले वो था ही नहीं, जब मंदिर थे ही नहीं, तो फिर चलेगा कैसे, है ना। तो बहुत सारे नैरेटिव इसी तरह से होते हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं, जो जितना अत्याचार है उसी के दायरे में रहे, तो आप उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब ब्लो करते हैं तो वह अनअवॉइडेबल या अनवांटेड ब्रिज गैप क्रिएट कर देता है ना। तो वही काम अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेजों ने हर जाति के मन में दूसरे के बारे में क्षोभ पैदा किया, घृणा पैदा किया, ताकि समाज जितना एक दूसरे के खिलाफ रहेगा, जितने टुकड़ों में बटा रहेगा, अंग्रेजों को शासन करने में उतनी ही आसानी हो। यह शासक और शासित का मेंटेलिटी होता है ना। तो वही चीज इन लोगों ने किया। तो हम लोग के देश का जो प्राचीन इतिहास है, पहले अंग्रेजों ने उसी तरह से प्रस्तुत किया, है ना। तो जो उनको मिला उसके अनुसार लिखा। और आज की तारीख में जब अंग्रेजों ने फिर दोबारा लिखा था, जो जेएस मिल के साथ शुरू हुआ, उसको कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस कहा जाता है, उपनिवेशवादी इतिहास का या साम्राज्यवादी इतिहास का। उन लोगों के जवाब में भारत के लोगों ने इतिहास लिखा जिसको नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है।
तो इसको हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। और नेशनलिस्ट हिस्टोरियन भी कॉलोनियल हिस्टोरियन के ही जाल में फंस गए। उन लोगों ने भी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया किया। चौथे वर्ग में आते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। इन लोगों ने इतिहास की व्याख्या का नजरिया बदला और आर्थिक नजरिए से इतिहास को इंटरप्रेट किया। उन लोगों ने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न किया। और बाद में सबअल्टर्न हिस्टोरियंस है ना, उपाश्रयवादी इतिहासकार, जिन लोगों ने इतिहास के निर्माण में आम आदमी के योगदान को ज्यादा महत्व दिया, मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को। और फिर